अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए वह एक नहीं बल्कि कई पार्ट टाइम नौकरियां करता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद वो कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो और भी ज्यादा काम कर रहा है क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पर जाना चाहता है। काफी मशक्कत के बाद यूइची आखिरकार समय रहते स्कूल ट्रिप की फीस जमा कर देता है। जैसे ही ये खबर फैलती है, उसके सारे दोस्त बेहद खुश हो जाते हैं। यूइची को यह देखकर सुकून मिलता है कि उसकी मेहनत रंग लाई। इसके बाद हमें उसके 4 करीबी दोस्तों से मिलवाया जाता है। शिबे, जो एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा है और पैसों की कोई कमी नहीं जानता। शिहो, जो क्लास की वाइस प्रेसिडेंट है और पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन के लिए भी जानी जाती है। तेंजी, जो क्लास का टॉपर है, तेज दिमाग वाला और हर बात को लॉजिक से समझने वाला लड़का। और आखिर में कोकोरोगी, एक बेहद दयालु और नरम दिल लड़की जो सबके साथ प्यार से पेश आती है और किसी से झगड़ा नहीं करती। हालांकि यूइची गरीबी में पैदा हुआ है, फिर भी वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता है। उसके लिए पैसे से ज्यादा कीमती उसकी दोस्ती है। वो दिल से चाहता है कि ये रिश्ता हमेशा बना रहे, बिना ये जाने कि बहुत जल्द उसकी दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। एक दिन छठे पीरियड के दौरान होमरूम टीचर क्लास में एक चौंकाने वाली घोषणा करता है। वो बताता है कि स्कूल ट्रिप के लिए इकट्ठा किए गए 20 लाख येन। जब शिहो क्लास में मौजूद नहीं थी, उसी समय किसी ने उसके लॉकर से पैसे चुरा लिए। ये सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा जाता है। शिहो सबके सामने टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि जिसने भी पैसे लिए हैं वो चुपचाप वापस कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। अगले दिन से ही हालात और बिगड़ जाते हैं। शिहो और शिब्बे दोनों स्कूल आना बंद कर देते हैं। उनसे संपर्क करने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उन दोनों पर शक करने लगते हैं। बातें बनने लगती हैं कि शायद चोरी उन्हीं में से किसी ने की है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि यूइची और बाकी दोस्त भी उनका खुलकर बचाव नहीं कर पाते। कुछ समय बाद हमें यूइची उसके छोटे से अपार्टमेंट में दिखाया जाता है, जहां वो देर रात तक पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी खोलते ही उसे पता चलता है कि ये सावरागी की है। उसमें लिखा होता है कि वह उससे एक बेहद जरूरी बात करना चाहती है और उसे रात ठीक 11 बजे स्कूल के पास मिलने को कहती है। रात के 11 बजे जब यूइची बताए गए स्थान पर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके सारे दोस्त वहां पहले से मौजूद हैं। वो समझ नहीं पाता कि सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ सके, उसके दोस्त उस पर सवालों की बौछार कर देते हैं। वे कहते हैं कि यूइची ने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। इतना ही नहीं, वे यह भी आरोप लगाते हैं कि यूइची जानबूझकर सबसे देर से आया है। फिर वे उससे पूछते हैं कि उसने उनके घरों के बाहर उनके नाम से चिट्ठियां क्यों छोड़ी थी। ये सुनकर यूइची पूरी तरह सन्न रह जाता है। वो वे सारी चिट्ठियां पढ़ता है और दंग रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता। वो बार बार कहता है कि उसने किसी को कोई चिट्ठी नहीं भेजी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक पीछे से सावरागी की आवाज आती है। वो यूइची से कहती है कि पीछे देखो। जैसे ही यूइची मुड़ता है, कोई उसे पीछे से जोरदार बिजली का झटका देता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में यूइची को धुंधली सी झलक मिलती है। वह देखता है कि कोई अजनबी उसके दोस्तों को उठाकर कहीं ले जा रहा है। होश खोने से ठीक पहले उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरती है। एक बड़ा आदमी उससे कहता है कि इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज पैसा है। फिर उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज दोस्त होते हैं। जब यूइची की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब से सफेद कमरे में पाता है। उसके सारे दोस्त भी वहीं मौजूद होते हैं। सावरागी उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, अचानक कमरे के बीचों बीच एक खिलौने जैसा अजीब प्राणी प्रकट होता है। कोकोरोगी बताती है कि ये कोई आम खिलौना नहीं बल्कि एक एनिमेटर है। देखने में भले ही ये मासूम लगे, लेकिन इसके काम बेहद खतरनाक है। उसका नाम है मैनाबू। मैनाबू सबकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक आसान सा गेम खेलना है। अगर वे सारे गेम जीत जाते हैं तो उन्हें वही 20 लाख येन मिल जाएंगे जो चोरी हुए थे। इसके अलावा हर गेम में उन्हें अपने 2 करोड़ येन के कर्ज को चुकाने का बोनस मौका भी मिलेगा। 2 करोड़ येन का कर्ज सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पाता कि इतना बड़ा कर्ज अचानक कैसे आ गया। गुस्से में यूइची मैनाबू को पकड़ लेता है और पूछता है कि ये सब क्या बकवास है। मैनाबू शांति से जवाब देता है कि यूइची के दोस्तों में से कोई 1-2 करोड़ येन का कर्ज लेकर घूम रहा है। तभी शिब्बे आगे आता है और यूइची को शांत करता है। इसके बाद तेंजी मैनाबू से सवाल जवाब करता है और धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन 5 में से किसी एक पर ये भारी कर्ज है। अगर वे सब मिलकर गेम पूरा कर ले तो सब आजाद हो सकते हैं। तेंजी मैनाबू पर किडनैपिंग का आरोप लगाता है और कहता है कि उस पर केस बन सकता है, लेकिन मैनाबू हंसते हुए जवाब देता है कि उनमें से किसी ने खुद इस गेम के लिए आवेदन किया था और 20 लाख येन की एंट्री फीस भी दी थी। यूइची को तुरंत शक होता है कि स्कूल से चोरी हुए 20 लाख येन इसी गेम में लगाए गए हैं। इसका मतलब साफ है, उनके बीच कोई गद्दार मौजूद है।
मैनाबू ये भी बताता है कि अगर वे गेम खेलने से मना करते हैं तो वे घर जा सकते हैं, लेकिन 20 लाख येन वह अपने पास रखेगा और 2 करोड़ येन का कर्ज उन सब में बांट दिया जाएगा, यानी हर एक पर 40 लाख येन का कर्ज आ जाएगा। अगर वे गेम खेलते हैं तो इस कर्ज को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई फेल हुआ तो उसका कर्ज और बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक छुपा हुआ ट्विस्ट भी है जो बाद में सामने आएगा। सब लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर गद्दार कौन है। सावरागी कहती है कि उन्हें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए और अगर किसी पर कर्ज है तो उसकी मदद करनी चाहिए। सब उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन यूइची के मन में बेचैनी बढ़ने लगती है। मैनाबू यूइची से पूछता है कि उसके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, दोस्त या पैसा। यूइची बिना हिचक जवाब देता है कि दोस्त। इसी के साथ वे टोमोदाची गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले गेम के लिए उन्हें एक क्लासरूम जैसे कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ एक टेबल पर 5 टैग रखे होते हैं। जब वे टैग उठाते हैं तो हर टैग पर 40 लाख येन लिखा होता है। ये उनका शुरुआती कर्ज होता है। पहला गेम होता है येस नो जजमेंट गेम। 5 सवाल पूछे जाएंगे। अगर एक भी सवाल सही हुआ तो सबका कर्ज 40 लाख से घटकर 36 लाख हो जाएगा, लेकिन अगर 5 सवाल गलत हुए तो सबसे ज्यादा कर्ज वाले को सजा मिलेगी। गेम शुरू होने से पहले मैनाबू सलाह देता है, अपने दोस्तों पर कभी शक मत करना। पहले 3 आसान सवालों के जवाब जानबूझकर गलत दिए जाते हैं। यूइची समझ जाता है कि कोई जानबूझकर धोखा दे रहा है। जब यूइची की बारी आती है तो उसे एहसास होता है कि ये गेम दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए बनाया गया है। वो सच्चाई समझ जाता है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती को बचाने की कोशिश करता है। अंत में कोकोरोगी सवाल पूछती है, क्या हम इसके बाद भी दोस्त रहेंगे? तभी अचानक यूइची बोल पड़ता है, जो कि नियम के खिलाफ है। वो एक चौंकाने वाला सवाल पूछता है, सावरागी ने किस रंग की पैंटी पहनी है? सब लोग जम जाते हैं। यूइची सबको उकसाता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि सबका कर्ज पहले ही आधा हो चुका है और चूंकि उसने पहले नियम तोड़ा था, उसका कर्ज पहले ही दोगुना हो चुका है। यूइची आगे बढ़कर सबको बताता है कि उसके सवाल वाले कार्ड पर एक खास नियम लिखा था। वह कहता है कि कार्ड के अनुसार जो भी इस गेम को सबसे कम कर्ज के साथ खत्म करेगा, उसे सजा के तौर पर सबसे ज्यादा कर्ज दिया जाएगा। ये बात सुनते ही सभी के चेहरे उतर जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पाता कि ऐसा अजीब नियम क्यों बनाया गया होगा, लेकिन सच्चाई ये होती है कि यूइची ये सब जानबूझकर झूठ बोल रहा होता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, सबको मानसिक दबाव में लाना, ताकि असली गद्दार डर के मारे अपनी चाल चल दे। कंट्रोल रूम में बैठी 2 लड़कियां यह सब देख रही होती है। उनमें से और चाल चल रहा है। यूइची का अंदाजा सही निकलता है। जब दोबारा सिक्के पर उंगलियां रखी जाती है तो इस बार सिक्का यस पर चला जाता है। इसका मतलब साफ होता है कि सबने मिलकर गेम जीत लिया है। कंट्रोल रूम में बैठी लड़कियां आपस में कहती हैं कि यूइची बिल्कुल भी साधारण लड़का नहीं है, उसकी सोच उम्र से कहीं ज्यादा तेज है। गेम खत्म होने के बाद यूइची अपने दोस्तों से पूछता है कि अब उन पर कितना कर्ज बचा है। तेंजी जवाब देता है कि नियम के मुताबिक सबका कर्ज एक जैसा है, 36 लाख येन, क्योंकि गेम जीतने पर हर किसी के कर्ज से 4 लाख येन घट जाते हैं। तेंजी यह भी पूछता है कि क्या अब उन्हें अपने टैग सबको दिखा देने चाहिए, लेकिन यूइची तुरंत उसे रोक देता है और याद दिलाता है कि अगर किसी ने अपना टैग दिखाया तो उसका कर्ज दोगुना हो जाएगा। सावरागी और शिब्बे यूइची से सीधा सवाल करते हैं कि क्या उसका कर्ज दोगुना हो गया था। यूइची साफ साफ कहता है कि नहीं। वो बताता है कि भले ही पहले उसका कर्ज दोगुना हुआ था, लेकिन उसके कार्ड की शर्त की वजह से बाद में वो आधा हो गया। इस तरह उसका कर्ज भी अब 36 लाख येन ही है। यूइची सबको समझाता है कि अब उन्हें अगले गेम की तैयारी करनी चाहिए और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। इसके बाद मैनाबू सबको दूसरे गेम के लिए एक और कमरे की तरफ ले जाता है। तभी यूइची बहाना बनाता है कि उसके जूते के फीते खुले हुए हैं, इसलिए वो थोड़ी देर से आएगा। उसके सारे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यूइची वहीं रुक जाता है। वो अकेले बैठकर सोचने लगता है कि अगर सच में कोई धोखा दे रहा है तो फिर सबका कर्ज बराबर कैसे हो सकता है। उसे शक होता है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है। वो टेबल पर रखी उन चिट्ठियों को उठाकर पढ़ने की कोशिश करता है जो उन्हें यहाँ लाने के लिए भेजी गई थी, लेकिन जैसे ही वो उन्हें ध्यान से देखता है, स्याही धीरे धीरे गायब होने लगती है। कुछ ही पलों में सारे अक्षर मिट जाते हैं और यूइची कुछ भी पढ़ नहीं पाता। ये देखकर उसकी झुंझलाहट और बढ़ जाती है। उसी समय सावरागी वहाँ पहुँच जाती है और यूइची से पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों लग रहा है। यूइची बात टालते हुए कहता है कि कुछ नहीं हुआ और उल्टा उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आई है। सावरागी कहती है कि उसे लगने लगा है कि उन 5 में से कोई एक जरूर गद्दार है। यूइची इस बात से सहमत होता है। फिर सावरागी उससे पूछती है कि क्या वो अंदाजा लगा सकता है कि गद्दार कौन है। बिना ज्यादा सोचे यूइची उसका नाम ले लेता है, सावरागी। ये सुनकर सावरागी चौंक जाती है। यूइची बताता है कि उसने ऐसा इसलिए। सावरागी तुरंत इनकार करती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन यूइची और ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे जोर देकर पूछता है कि फिर उसका मतलब क्या था। तभी सावरागी कुछ ऐसा कह देती है जिसकी यूइची ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो शर्माते